नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। अ, ये वीडियो कुछ विलंब के बाद बन रहा है। करीब 3 हफ्ते का समय हो गया। कुछ निजी व्यस्तताओं के चलते वीडियो बनाने में असमर्थ थे, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि इतना लंबा गैप वीडियो बनाने में ना हो। जिन लोगों ने भी हमारे पिछले 3 वीडियोस देखे होंगे, उम्मीद करते हैं कि उनको हमारे अगले वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार रहा होगा। आप लोग जानते हैं कि हम अपने इन वीडियोस में यूपीएससी हिंदी वैकल्पिक प्रश्न पत्र के अंतर्गत नई कहानी की अवधारणा पर बातचीत कर रहे हैं। पिछले 3 वीडियो में हमने नई कहानी किसको कहा जाए, नई कहानी क्या होती है, इन विषयों पर बातचीत कर चुके हैं। आगे हम उसी की कॉन्टिन्यूटी में, नई कहानी की अवधारणा की कॉन्टिन्यूटी में ही बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत करना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं कि किस तरह से आज के समय में, एआई के समय में, यूट्यूब पर चैनलों की बाढ़ सी आ गई है। वो लोग दावे कर रहे हैं कि अगर आप लोग उनके एजुकेशनल वीडियोस को देखेंगे तो आप लोग कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। दरअसल ये थोड़ा सोचने वाली बात है। यूपीएससी के लिए एआई द्वारा क्रिएट किए गए वीडियोस कितना बेनिफिशियल साबित होंगे, ये अभी भविष्य के गर्त में है। जब कुछ लोग एआई वीडियोस के माध्यम से, एआई वीडियोस के द्वारा पढ़ करके किसी एग्जाम में सफलता हासिल करेंगे और उनके एक्सपीरियंसेस हमारे सामने आएंगे, तब हमको लगेगा, तभी हम जान पाएंगे कि एआई वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस किस तरह से किसी भी एस्पिरेंट की एग्जाम प्रिपरेशन में मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी यूपीएससी का जिस तरह का सिलेबस है, यूपीएससी का जिस तरह का पैटर्न है, वो अभी पुराना ही है। बिल्कुल हमें थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है किसी भी प्रकार के एआई द्वारा बनाए गए यूट्यूब वीडियो से, लेकिन ये पूरी तरह से बेनिफिशियल साबित होगा, इसमें मुझे शक है। एआई द्वारा क्रिएट किए गए यूट्यूब वीडियोस का अधिकांश यूट्यूब चैनल्स के लिए क्रिएट किए जा रहे हैं, और उनमें किसी भी एस्पिरेंट को सिखाने की मंशा के बजाय अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करने की मंशा ज्यादा है। वो आप लोगों के सामने वो खुद क्या सोचते हैं, खुद किसी चीज को कैसे समझते हैं, या कुछ तथ्यात्मक वीडियोस बना करके पेश कर देंगे, लेकिन किसी भी टॉपिक या किसी भी विषय के अंदर किस तरह की मूलभूत समस्याएं छुपी हुई हैं और उनको समझना कितना जरूरी है, उनका विश्लेषण करना कितना जरूरी है, और उनके विश्लेषण के लिए हमें
किस तरह के अध्ययन की ज़रूरत है, ये सब बता पाने में शायद ऐसे वीडियोज़ सफल साबित नहीं होंगे। इसलिए ये आप लोगों के तैयारी में बेनिफिशियल हो, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी यूपीएससी की तैयारी, वो चाहे प्री की हो या फिर प्री, तो खैर ज़्यादातर फैक्ट्स बेस्ड होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मेमोराइज करनी होती है, लेकिन मुख्य परीक्षा में आपको कुछ खास बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी ही क्यों ना हो। और अगर आपके मुख्य परीक्षा का जो पेपर है, जो विषय है, अगर उसमें आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, तो आपको मुख्य परीक्षा में पेपर सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। वैसे ही हिंदी का ये वैकल्पिक प्रश्न पत्र है। यदि आप लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया, इसमें जो जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे अभी हम नई कहानी से संबंधित बातचीत कर रहे हैं, आने वाले समय में हम अन्य विषयों पर भी बातचीत करेंगे और एक तरह से हम लोग इन वीडियोस में ये टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि ये जो 25-26 सत्र है, तो जो लोग 26 में मुख्य परीक्षा हिंदी वैकल्पिक प्रश्न पत्र लेकर के देंगे, लिखेंगे, उनके लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। हालांकि अभी हम लोग सिर्फ नई कहानी से शुरू ही किया है और आगे हम अन्य विषयों पर भी चलेंगे, लेकिन हमारा इरादा ये है कि हम एक टॉपिक शुरू करेंगे और उस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। एक थोड़ा विभ्रम वाली स्थिति कोचिंग संस्थानों की तरफ से भी बनी रहती है। जो भी कोचिंग संस्थान मौजूद हैं यूपीएससी की तैयारी कराने के लिए या हिंदी साहित्य की तैयारी कराने के लिए, अब वो लोग भी ज़्यादातर यूट्यूब्स पर ही निर्भर हो गए हैं। वो भी अपने पुराने क्लासरूम्स के वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं और स्टूडेंट से कुछ चार्ज करके उन वीडियोस का एक्सेस देते हैं और उन्हीं से ही कोई भी एस्पिरेंट तैयारी करता है। ये वीडियोस हमारे छात्रों के लिए, हमारे एस्पिरेंट्स के लिए पूरी तरह से फ्री में अवेलेबल तो रहेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो प्लान है, हमारी जो योजना है, वो ये है कि हम ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करना चाहते हैं। तो जो भी हम जिन एस्पिरेंट्स तक, न्यू एस्पिरेंट्स तक हमारी बात पहुंच रही हो और जो यूपीएससी में मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी वैकल्पिक प्रश्न पत्र चुन रहे हैं, ऐसे एस्पिरेंट्स, जिन एस्पिरेंट्स तक हमारी बात पहुंच रही हो, वो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट मैसेजेस के थ्रू और हम लोग डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी और जहां भी कांटेक्ट किया जा सकता है वो माध्यम शेयर करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि यूट्यूब चैनल में हम सीधे बोल करके तो निकल जाएंगे, लेकिन वो एक इंटरेक्शन जिससे क्लास बनती है, क्लास की निर्मिति होती है, वो चीज़ नहीं हो पाती है। और मैं
चाहता हूं कि मैं ऑस्पिरेंट्स को, छात्रों को इंटरेक्शन के साथ पढ़ाऊं। कि जब तक सवाल जवाब नहीं होते हैं तब तक मजा नहीं आता है। तो बहरहाल हम लोग नई कहानी की अवधारणा पर बातचीत कर रहे थे और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने चर्चा की कि नए भावबोध से अगर कोई कहानीकार लैस नहीं है तो नई कहानियां नहीं लिख सकता है, और वो हर एक युग के लिए सत्य होती है। आगे हम बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि पिछले वीडियो में हमने कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा की थी, जिनको हिंदी नई कहानी की पृष्ठभूमि के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। इन ऐतिहासिक घटनाओं में हमने द्वितीय विश्व युद्ध, देश की आजादी और देश के बंटवारे जैसी घटनाओं की चर्चा की कि किस तरह से नई कहानी लिखने वाले कहानीकारों के ऊपर इन ऐतिहासिक घटनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और ये वो ऐतिहासिक घटनाएं थी जो जिनका अनुभव तब तक, इनके घटने के पहले तक नहीं किसी को हुआ था। और जाहिर सी बात है, जब इस तरह की इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं घटेंगी तो नए तरह के अनुभवों का समावेश भी होगा, नए तरह के अनुभव भी हमारे लेखक कलाकार महसूस करेंगे। इसलिए इन घटनाओं का नए कहानीकारों के ऊपर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा, और इनकी चर्चा किए बिना नई कहानी की चर्चा एक तरह से अधूरी ही कही जाएगी। हमने ये भी चर्चा की थी कि एक तरफ विश्व युद्ध की विभीषिका थी, जिसमें अब तक सब कुछ अर्जित किया नष्ट हो रहा था। दूसरी तरफ देश की आजादी के बाद देश को फिर खड़ा करने की गहमा-गहमी थी। अर्थात स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से लेकर तकनीक, अंतरिक्ष, रेल, सड़क, अस्पताल, अंतरिक्ष, कल कारखाने आदि स्थापित करने की होड़ थी। लेकिन बंटवारे के कारण विस्थापितों का हुजूम भी था। उन्हें भी एक जगह से उखड़कर दूसरी जगह बसना था। कहने का तात्पर्य यह है कि अ, हमने पिछले वीडियो में इस पर हालांकि विस्तार से चर्चा की है, लेकिन आप लोगों के समझाने के लिए एक बार फिर से मैं इस बात को दोहरा दे रहा हूं कि जब एक साथ तीन घटनाएं हो रही हैं, बड़ी घटनाएं हो रही हैं, देश आजाद हो रहा है, और जाहिर सी बात है, एक लंबी गुलामी के बाद, दशकों गुलामी के बाद, शताब्दियों गुलामी के बाद जब कोई देश किसी दूसरी शक्ति के अधीनता से आजाद होता है तो उसको अपने ढंग से खड़ा होना होता है, अपने ढंग से अपने देश का विकास करना होता है। तो स्कूलों की जरूरत पड़ती है, कॉलेजों की जरूरत पड़ती है, विश्वविद्यालयों की जरूरत पड़ती है। तकनीक, अंतरिक्ष, रेल, सड़क, अस्पताल, अंतरिक्ष, कल कारखाने, सबको बनाना होता है, सबकी जरूरत पड़ती है एक देश बनाने के लिए। लेकिन साथ ही साथ देश की आजादी के साथ जो बंटवारा हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों का, बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन भी हुआ, और उन विस्थापित लोगों को भी एक जगह से उखड़ करके दूसरी जगह बसना था। हिंदुस्तान से कितने लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से कितने लोग हिंदुस्तान आए, और जाहिर सी बात है, ये सब लोग अपना पुश्तैनी घर, मकान, खेत खलियान, नौकरियां छोड़ करके इस पार से उस पार हो रहे थे। तो इन उखड़े हुए लोगों को भी बसाने की जिम्मेदारी खुद उनके ऊपर भी थी, बस कि वो खुद कैसे बसेंगे, कैसे मेहनत करेंगे, कैसे अपना पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान करेंगे। और सरकार
की तो खैर एक जिम्मेदारी थी कि कैसे आजादी के ठीक बाद नवनियुक्त सरकार इन लोगों के लिए भी इनके आ, बसने के लिए किस तरह की उपक्रम करेगी। इन सब के बीच तरक्की के तमाम दावों के बावजूद समाज का एक संवेदनशील वर्ग चमक दमक शोर शराबा दिखावा ग्लैमर आदि से अप्रभावित रहता है। और इसके पीछे की चर्चा हम लोग अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि कैसे बेरोजगारी, अनैतिकता, अनचाहे समझौते और स्वप्न भंग देश निर्माण के लिए चल रही गहमा गहमी के बरक्स अलग तस्वीर पेश कर रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि आजादी के बाद देश निर्माण के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही थी और उनका जितना शोर था, उस सब के बीच कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भी अप्रिय घटनाएं हो रही थी, घट रही थी, कि वो सब उस दौर के युवाओं को झूठा नजर आ रहा था। क्योंकि वो जिस चीज से त्रस्त थे वो थी बेरोजगारी। वो अपने सामने चारों तरफ पसरी हुई अनैतिकता को देख रहे थे, समझौतों को देख रहे थे, जिनसे उनके अंदर एक स्वप्न भंग जैसी चीज घटित हो रही थी। उनको इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जब देश आजाद होगा तो हमें इन चीजों का भी सामना करना पड़ेगा। तो उस दौर के लेखकों कलाकारों के सामने ये प्रश्न खड़ा हुआ कि इस बाहर के झूठ और अंदर की सड़ांध के बीच उनकी प्रतिबद्धता क्या है। उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता मानवता के साथ दिखानी चाहिए, लेकिन उनके सामने प्रश्न आ खड़ा हुआ कि मानवता क्या है। आमतौर पे ये हम सब के सामने एक प्रश्न होता है कि हम मानवता के लिए जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, या जो करना चाहते हैं वो करेंगे। लेकिन इसका एक अलग पहलू राजेंद्र यादव एक दुनिया समानांतर की भूमिका में पेश करते हैं। वो लिखते हैं कि दीन दुखी भूखे भिखारियों को दया और भीख देना मानवता है क्या? दुखी और भिखारी होने की स्थिति के विरुद्ध प्रयत्न करना मानवता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो ये कह रहे हैं कि क्या दीन दुखी भूखे भिखारियों को दया और भीख देना मानवता है, या फिर दुखी और भिखारी होने की जो स्थिति है उसके विरुद्ध प्रयत्न करना मानवता है। वो आगे कहते हैं कि मरने वाले के लिए रोना मानवता है, या मार लेने वाले के हाथ पकड़ लेना मानवता है। अब ये यहाँ पे एक तरह से कोई भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि ये बात तो सही है कि मानवता क्या है। सबसे पहला प्रश्न तो यही खड़ा हो जाता है। अगर हम ये दावा करें कि लेखक को अपनी प्रतिबद्धता मानवता के साथ दिखानी चाहिए, तो फिर मानव लेखक की मानवता को कब हम माने कि वो मानवता के लिए जो कर रहा है वो कर रहा है? वो ये तब माने कि जब दीन दुखी भूखे भिखारियों को वह दया के ऊपर वह दया दिखाता है, या उनको भीख देता है, या वह उन परिस्थितियों को चिन्हित करके उनको प्रश्नांकित करता है कि दुखी और भिखारी होने की ये स्थिति पैदा कैसे हुई है। मरने वाले के लिए रोना मानवता है, लेखक एक मरने वाले के लिए रोए, या वह मार लेने वाले का हाथ पकड़े, उसका प्रतिकार कर दे, ये मानवता है। राजेंद्र यादव इसे समझाते हुए कहते हैं कि एक तरफ मानवता के नाम पर सामान्य जन के लिए, सामान्य जन द्वारा
समान सुविधाएं और अवसर की बात होती है। यानी स्वतंत्रता, बंधुत्व और समता का दर्शन गढ़ा जाता है। मनुष्यों के आत्म विस्तार की बात की जाती है। संसार के सभी मनुष्यों से प्रेम की बात की जाती है। पश्चिम और पूर्व के उदात्त विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले ईसा और बुद्ध के उपदेशों का प्रसार किया जाता है, जिनमें मनुष्यता के हित सर्वोपरि है। कहने का तात्पर्य है कि एक तरफ तो स्वतंत्रता, बंधुत्व, समता जैसी बड़ी-बड़ी बातें हैं, आत्मविस्तार जैसी बड़ी-बड़ी बातें हैं, संसार के सभी मनुष्यों से प्रेम करने की बातें हैं, पश्चिम और पूर्व के उदात्त विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले ईसा और बुद्ध के उपदेशों के प्रसार करने की बातें हैं। और ये हम सब जानते हैं कि कॉलेजों से लेकर के विश्वविद्यालयों और स्कूलों तक हमें ऐसी ही शिक्षाएं, नैतिक शिक्षाएं दी जाती हैं। लेकिन इनके अपने अंतर्विरोध भी समाज में बहुत गहरे मौजूद हैं, जिनको नया कहानीकार बहुत गहराई से देख रहा था, और उन्हीं अंतर्विरोधों को ही राजेंद्र यादव हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनसे नए कहानी दौर के रचनाकार निरपेक्ष नहीं रह सकते थे। एक तरफ मानव मात्र के हितों का हवाला दिया जा रहा था, जिनसे मानवता की राजनैतिक, सांस्कृतिक रूपरेखाएं बनाई जाती थी। मतलब मानव मात्र के हितों की बात की जाती थी और उन्हीं से ही मानवता को परिभाषित किया जाता था। और दूसरी तरफ इसी मानवता की रक्षा के नाम पर एटम बम, हाइड्रोजन बम और कोबाल्ट बम भी बनाए जा रहे थे, और इनका द्वितीय विश्व युद्ध के समय कितना व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया, ये आप सब जानते हैं। आपने हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ रखा है। जिनसे मानवता कई कई बार नष्ट हो सकती थी या हो सकती है। जिस मानवता के नाम पर हमें उपदेश दिए जाते हैं, उसी मानवता के नाम पर फौज और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। अफ्रीकी निवासियों का कत्लेआम किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या हुई। ये सभी घटनाएं सवाल खड़ी करती है कि एक तरफ अमेरिका लोकतंत्र के नाम पर किस तरह एक देश को दूसरे देश के साथ लड़ाता है, एक देश को अपने ही नागरिकों का कत्लेआम करने के लिए उकसाता है, दूसरे देशों में एटम बम गिराता है। ये सब वो करता है प्रजातंत्र के नाम पर, लोकतंत्र को स्थापित करने के नाम पर। लेकिन असली बात जो है वो ये है कि वो पूरी दुनिया को अपना बाजार बनाना चाहता है। तो ये जो भी ऐतिहासिक घटनाएं उस दौर में घटित हो रही थी, आगे हम और विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये सारी घटनाएं, ये सारी ऐतिहासिक घटनाएं तत्कालीन कहानीकार को, रचनाकार को, या उस दौर में जो भी सोचने समझने वाला बौद्धिक तबका था, उनको गहराई से प्रभावित कर रही थी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम जल्द ही आप लोगों के सामने नई कहानी की अवधारणा से संबंधित अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए हाजिर होंगे। आप सब हमारे YouTube चैनल से जुड़िए, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हमारी योजना ऑनलाइन क्लासेस की है। हम ऑनलाइन क्लासेस में हिंदी साहित्य छात्रों के साथ इंटरेक्शन करते हुए पढ़ाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। आप हमसे हमारे चैनल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, और ये वीडियोस तो हम बनाते रहेंगे, लेकिन अगर
आप लोग आप लोगों ने साथ दिया, तो हम लोग बहुत जल्द ही ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करेंगे। अगले वीडियो तक धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही।